नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। झारखंड में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। 43 सीटों पर डाले गए वोट। 10 राज्यों की 31 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट। वायनाड पर भी हुआ उपचुनाव। झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार हुआ तेज। पीएम मोदी ने झारखंड के गोड्डा और सारठ में की जनसभा। विपक्ष पर साधा निशाना, कहा रोटी बेटी और माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए की सरकार। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 6 मुख्य संसदीय सचिव को हटाने और तुरंत सुविधाएं वापस लेने का दिया आदेश। भारत और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में मुलाकात। डॉक्टर जयशंकर की सऊदी समकक्ष फैसल बिन फरहान से वार्ता। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद पहली बार राष्ट्रपति बाइडेन से मिलने पहुंचे ट्रंप। 20 जनवरी के शपथ ग्रहण से पहले प्रशासनिक हस्तांतरण पर हुई चर्चा। वॉशिंगटन में रिपब्लिकन सांसदों के साथ मनाया जीत का जश्न। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इस चरण में 74 महिला समेत कुल 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत वोटिंग के साथ ईवीएम में कैद हो गई। शाम 5 बजे तक करीब 65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। जोश खरोश के साथ हर उम्र के लोग लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए अपने घरों से निकले। पीएम मोदी ने भी पहले मतदान फिर जलपान का संदेश दिया। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखी और समाज के हर वर्ग ने इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। फर्स्ट टाइम वोटर भी काफी उत्साहित दिखे। इम्प्रूवमेंट होता कि अभी जो है उससे और बेहतर के लिए। हमने बहुत बार वोट किया है, लेकिन हर बार एक नई जोश, और हर बार एक नया बेहतर राज्य, बेहतर देश बनने का उम्मीद। तो हम लोग वोट देते हैं ये सोच के कि हमारा देश और तरक्की करे, तरक्की करते रहे और हम लोग अपना उसमें सहयोग देते रहे। आम के साथ खास लोग भी लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्य सरकार के कई मंत्री और प्रत्याशियों ने अपने संबंधित बूथों पर पहुंचकर मतदान किया। इतना ही नहीं, नक्सलियों के कभी गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर जैसे इलाकों में भी वोटरों ने भय मुक्त माहौल में उत्साह पूर्वक मतदान किया। हम लोग का भी फर्ज बनता है ना, सरकार के चुनने का अधिकार है कि वो हम लोग का आर्थिक सुविधा को और अच्छा सा बेहतरीन और बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब चीज़ में ध्यान दे। मेन मुद्दा है रोजगार का। रोजगार करके भी यहाँ शोषण है, पेमेंट कम मिलता है आदमी को। परिवर्तन चाहिए। सुरक्षा के लिए जो महिला लोग, अभी देश में कितना कुछ हो रहा है, वही सुरक्षा के लिए हम लोग ये विधायक बनाना चाहते हैं। आयोग ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इन 43 विधानसभा क्षेत्रों में कई मॉडल बूथ भी बनाए। कई मतदान केंद्रों का संचालन महिलाओं और दिव्यांग जनों के जिम्मे रहा। चुनावों की निष्पक्षता को लेकर भी आयोग द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। मतदाताओं के उत्साह ने चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाया। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पूरे झारखंड क्षेत्र में मुद्दा ही मुद्दा है। बांग्लादेशी घुसपैठी पूरा झारखंड के बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां आदिवासी का जनसंख्या घटना, दूसरा भ्रष्टाचार, बालू से लेकर हर चीज़ भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। मैंने कुछ समय में उनके साथ रहकर, उनके सुख दुख में साथ देकर उनके लिए जितना काम किया है, उससे मैंने विश्वास हासिल किया है जनता से, और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास है। इस चरण में 74 महिला समेत कुल 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं,
जिनकी किस्मत वोटिंग के साथ ईवीएम में कैद हो गई। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री रामेश्वर उरांव, रांची विधायक सीपी सिंह और जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 43 सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा को 17, भाजपा को 13, कांग्रेस को 8, राजद, जेवीएम, एनसीपी को 1-1, जबकि निर्दलीय के हिस्से 2 सीटें आई थीं। यह कहानी थी साल 2019 की, लेकिन यह वर्ष 2024 है। समीकरण बदल चुके हैं, समय बदल चुका है और मुद्दे भी बदल चुके हैं। जनता के जनादेश के खुलासे के लिए 23 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा, जब मतगणना होगी। लेकिन आज दिन भर झारखंड वासियों ने जमकर मतदान किया, जिससे रिकॉर्ड मतदान दर्ज हुआ। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। झारखंड में दूसरे चरण का प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को देवघर में झारखंड सरकार पर जमकर बरसे। विधानसभा चुनाव में रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा को सबसे बड़ा और अहम मुद्दा बताया। पीएम मोदी ने विश्वास दिलाया कि एनडीए की सरकार इनकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। पीएम ने जेएमएम और कांग्रेस पर झारखंड के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया और कहा कि इसकी पहचान बदलने की कोशिश की जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने रैलियों में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन की सरकार को भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार करार दिया। उन्होंने गोड्डा की रैली में कहा कि जिनके घरों से नोटों के पहाड़ निकले, उन्हीं को जेएमएम ने प्रत्याशी बनाया है। ये लोगों का अपमान है। नोटों के पहाड़ और वो वाला नेता जो जेल गया, देखिए, नोटों के पहाड़ वाला नेता जो जेल गया, उसके परिवार के सदस्य को ही इन्होंने टिकट दे दिया। मतलब चोरी करने को सर्टिफाई कर दिया। और ये सिर्फ टिकट दिया ऐसा नहीं है, वो आपके गांव पर नमक छिड़कने का काम किया है। सीधी सीधी झारखंड के लोगों को चुनौती है। झारखंड के भाई बहनों, इनके इस अहंकार को तोड़ना है, इनके इस भ्रम को तोड़ना है। अरे ये लोकतंत्र है, हम मालिक नहीं हैं, मालिक आप हैं। सारठ की रैली में प्रधानमंत्री ने आक्रामक अंदाज के साथ कांग्रेस पर समाज को जाति के नाम पर बांटने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो एससी, एसटी और ओबीसी समाज के आरक्षण को खत्म करने के लिए हमेशा आमादा रहती है। ऐसे में समाज को चाहिए कि वे एक रहें और सेफ रहें। कांग्रेस चाहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी की पहचान खत्म हो जाए। सैकड़ों छोटी मोटी जातियों में समाज टूट जाए, बिखर जाए, आपस में लड़ता रहे। जिस दिन ऐसा होगा तो इनकी सामूहिक ताकत खत्म हो जाएगी और कांग्रेस रातों रात एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देगी, क्योंकि उनके पिताजी ने डंके की चोट पर ऐलान करके गए हैं। मेरे भाई बहन, आपको सावधान ज्यादा रहना है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी पर फैमिली फर्स्ट का आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों को अपने स्वार्थ की चिंता है, आम आदमी की नहीं। जेएमएम गठबंधन की सरकार ने परीक्षा पेपर, सरकारी नौकरी, बालू, कोयला सब कुछ लूट लिया। हालात ये हैं कि अब जल, जंगल, जमीन भी बचाना संथाल परगना में चुनौती बन चुकी है। उन्होंने भरोसा दिया कि अगर अवैध घुसपैठ के इकोसिस्टम से राज्य को बचाना है तो लोगों को भाजपा को चुनाव में जीत दिलानी ही होगी।
हर घर में जाकर कहना अपने मोदी भाई आए थे और मोदी जी ने आपको जय जोहार कहा है। झारखंड से नीरज सिंह और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के ये विधानसभा चुनाव दलों और नेताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बहुत से नेताओं के लिए तो ये चुनाव अस्तित्व का सवाल भी हैं। इसलिए प्रचार में कोई भी दल कमी नहीं छोड़ रहा, चाहे बात महाविकास अघाड़ी की करें या महायुति की। इनके दिग्गज नेता प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। महाराष्ट्र में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार अभियान भी उतना ही तेज होता जा रहा है। महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सभी बड़े नेता प्रचार अभियान में ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने प्रदेश में प्रचार की कमान संभाली। अमित शाह ने राज्य में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि महायुति का मतलब है विकास और अघाड़ी का मतलब है विनाश। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी महाराष्ट्र के विकास के लिए महायुति को वोट देने की अपील की। जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी के रूप में मैं पूछ रहा हूं उनसे, तुम्हारा हिमाचल प्रदेश का मैनिफेस्टो कहां गया? तुम्हारा कर्नाटक का मैनिफेस्टो कहां गया? आज हम ये पूछ रहे हैं और वो जवाब देने में असंभव है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी की पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिकल कल्चर में बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ है। 40 गांव वालों, 23 तारीख को अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला है। शिवराय के महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। महायुति की सरकार। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के नेता भी प्रचार में जोर लगाते दिखे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने लोगों से झूठे वादे किए हैं, उनके सपने तोड़े हैं, उन्हें ठगा है। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी प्रचार के दौरान कहा कि हमारे संविधान में बांटने की भाषा नहीं दी गई है, बल्कि जोड़ने और प्यार की भाषा दी गई है। कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी हुकूमत में आएगी तो हम 2,50,000 नौकरियां जल्दी भर देंगे। ये बंटने की भाषा कभी हमारे संविधान में नहीं है। जोड़ने की और प्यार बांटने की हमेशा भाषा हमारे संविधान की है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रदेश में अनेक जगहों पर जनसभाएं कर महायुति उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कई जगहों पर प्रचार किया। इसके अलावा उद्धव ठाकरे भी महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बाला छापर में माटी के वीर पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। ये कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य पर जशपुर में आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में 10,000 से अधिक माई भारत यूथ वॉलंटियर्स के साथ पदयात्रा की। साथ ही उन्होंने जशपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल और श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस पदयात्रा का शुभारंभ किया और 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में शामिल भी हुए। इस पदयात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से डीडी न्यूज के संवाददाता अंकित मिश्रा ने खास बातचीत की। ये जनजाति गौरव दिवस पर बड़ा आयोजन जशपुर में होने जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हैं, केंद्रीय मंत्री। आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा आयोजन आदिवासी दिवस पर यहाँ पर। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर माय भारत के वॉलंटियर के द्वारा मिट्टी के वीर पदयात्रा का आयोजन करा है। इस पदयात्रा का उद्देश्य है और 150 कॉलेजों के युवाओं के द्वारा ये पदयात्रा आयोजित हुई है। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए युवा राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करें, ये संदेश देने के लिए ये माय भारत पदयात्रा आयोजित हुई है। इस पदयात्रा से वॉलंटियर एक्टिविटी, सामाजिक सेवाएं, राष्ट्रीय सेवाएं और यूथ में
कैसे उत्साहवर्धन हो और यूथ माय भारत प्लेटफॉर्म से जुड़ के सेवा की प्रवृत्ति से कैसे जुड़े, ये संदेश युवा लोग रास्ते में सभी को दे रहे हैं। जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की, जो बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती, प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस मनाना चालू करा। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिन के रूप में मनाने की घोषणा से जनजाति समाज को गौरव मिला है, उसकी विरासत को सम्मान मिला है और उसके साथ जोड़ के युवाओं ने इस पदयात्रा का आयोजन करा है। मैं युवाओं को अभिनंदन करता हूँ। बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया था, जिसके बाद में लगातार ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज यहाँ पर बड़ी रैली इस उपलक्ष्य में निकाली गई है। कैमरा पर्सन सोमदत्त साहू के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज, रतपुर। प्रधानमंत्री ने दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी, जिसके बाद पूरे उत्तरी बिहार में लोग बहुत ही आशान्वित हैं कि आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर की स्वास्थ्य सुविधा उन्हें मुहैया हो सकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लोक सेवा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथिला वासियों से वादा किया था कि उनके लिए वैश्विक स्तर का स्वास्थ्य इंफ्रा जल्द बनेगा। बुधवार को दरभंगा एम्स की आधारशिला रखते ही अब ये सुनिश्चित हो गया कि दरभंगा और आसपास के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली या पटना के चक्कर नहीं काटने होंगे। आजादी के 60 सालों तक देश में सिर्फ एक ही एम्स था और वो भी दिल्ली में। हर गंभीर बीमारी के लोग दिल्ली एम्स का रुख करते थे। कांग्रेस की सरकार के समय जो 4-5 एम्स और बनाने की घोषणा हुई, उनमें कभी ठीक से इलाज ही नहीं शुरू हो पाया। हमारी सरकार ने अस्पतालों की इन बीमारियों को भी दूर किया और देश के कोने कोने में नए एम्स भी बनाए। दरभंगा एम्स, जिसकी प्रस्तावित लागत 1264 करोड़ रुपए की है और ये 188 एकड़ में बनकर तैयार होगा। 750 बिस्तरों वाले अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी, आयुष ब्लॉक, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार की प्राथमिकता बीमारी से बचाव से लेकर इलाज तक की है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत अब तक आम लोगों को 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है और 4 करोड़ का इलाज सुनिश्चित हुआ है। गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता? इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। प्रधानमंत्री ने दरभंगा में कुल 12,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें स्वास्थ्य इंफ्रा के साथ साथ रेल, रोड और पाइपलाइन गैस से जुड़ी परियोजनाएं शामिल रहीं। सभी योजनाओं का मकसद आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना है। विरासत के साथ साथ विकास, यही है प्रधानमंत्री मोदी सरकार का मंत्र। दरभंगा से नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 6 CPS यानी कि मुख्य संसदीय सचिव को हटाने और तुरंत सुविधाएं वापस लेने के आदेश दिए हैं। हिमाचल सरकार ने 6 मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति जनवरी 2023 में की थी। जानकारी के अनुसार सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आशीष बुटेल, किशोरी लाल, मोहन लाल बरागटा, संजय अवस्थी, राम कुमार और सुंदर ठाकुर को CPS नियुक्त किया था। सरकार इन्हें गाड़ी के साथ साथ दफ्तर, स्टाफ और मंत्रियों के समान सैलरी दे रही थी। इस मामले में अदालत में पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था की ओर से वर्ष 2016 में याचिका दायर की गई थी। अदालत में दूसरी याचिका कल्पना और तीसरी भाजपा नेता पूर्व CPS सतपाल सत्ती सहित
अन्य 11 भाजपा के विधायकों की ओर से दायर की गई थी। इन तीनों याचिकाओं में मूल प्रश्न हिमाचल प्रदेश में 2006 में बनाया गया एक्ट है। देखिए कि जैसे बहुत लंबे समय से सबको इंतजार था कि जो सीपीएस की नियुक्तियां हैं उन्हें हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था बाय रिट ऑफ मैंडेमस के माध्यम से, और आज उसका फैसला आया है और फैसला हमारे पक्ष में आया है। कोर्ट ने माना है कि जो एचपी पार्लियामेंट सेक्रेटरीज 2006 एक्ट जो था वो मेंटेनेबल नहीं है, और कोर्ट ने इसमें इमीडिएटली सरकार को ये आदेश दिए हैं कि जब ये मेंटेनेबल है और ये असम की जजमेंट जो बिमलोंगशु रॉय के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उससे फुली कवर्ड है, तो कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को अभी आदेश दिए हैं कि फोर्थ दिन की सारी फैसिलिटीज़ को विड्रॉ कर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि फैसले का अध्ययन करके कैबिनेट में चर्चा करेंगे। अभी तो फैसला मैंने पढ़ा नहीं, अगर ऐसा फैसला है तो उसका अध्ययन किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दक्षिण मुंबई में प्रतिष्ठित सीए, एमबीए, इंजीनियर, डॉक्टर और पेशेवरों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं की सराहना की, साथ ही भारत में लागू की गई मेक इंडिया स्कीम को बड़ा गेम चेंजर बताया। हमारे यहाँ एक समय में मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया, आज वही हमारे की सक्सेस का कारण बन रहा है। मुझे याद है कोरोना के समय में पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं सारी डेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करता था। अमेरिका वाज डोलिंग आउट, डोल्स दे रहा था, यूरोप सारा वही कर रहा था, जापान भी वही कर रहा था, और सब लोगों की आशा थी कि भारत भी वही करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा नहीं, दिस एडवर्सिटी हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन अपॉर्चुनिटी। इसलिए मैं पैसे जरूर दूंगा, लेकिन मैं पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में दूंगा, मैं एमएसएमई सेक्टर को दूंगा, मैं किसान सेक्टर को दूंगा, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर को दूंगा, और मैं उसको मजबूती प्रदान करने के लिए दूंगा। इस कारण से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सरकार द्वारा लागू की गई आयुष्मान भारत योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज इस योजना से देश के हर गरीब को मुफ्त इलाज मिल रहा है। अभी आयुष्मान भारत एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसने बहुत बड़ा शिफ्ट लिया। 55 करोड़ पीपल, 10 करोड़ 36 लाख को 5 लाख पर ईयर पर फैमिली के हिसाब से 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है गंभीर बीमारी से लड़ने के। ट्यूबरक्लोसिस के लिए तो हम लोगों ने नरिशमेंट के लिए भी पैसे दिए हैं, और उसके साथ साथ इस बात को देखा है, और आपने देखा होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि हमारा ट्यूबरक्लोसिस का रेट जो है 18% का डिक्रीज हुआ है। 18%, जो 1% देश को करने में मुसीबत आती है, वी हैव डिक्रीज इट बाय 18%। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा हुई। वहीं विदेश मंत्री ने आतंकवाद से मिलकर लड़ने और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में किए गए आपसी सहयोग का जिक्र किया। Partnership is premised on progress and focused on the future. Today, I'm glad to host you and your delegation to the second meeting of the Committee on Political Security, Social and Cultural Cooperation under our Strategic Partnership Council. We have maintained, I think, a good tempo of high-level engagements and coordination across the multilateral fora. The Indian community in Saudi Arabia is 2.6 million strong, and I take the opportunity to thank you for ensuring their welfare and for their comfort. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित जर्मन राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2024 में भारत जर्मन वैज्ञानिक सहयोग की 50वीं वर्षगांठ है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत जर्मनी संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं। 2024
also marked the 50th anniversary of Indo-German scientific collaboration. At a time when we are entering an era of AI, semiconductors, quantum computing, and clean and green technologies. It is a motivator of how much more we can do in these domains. The Green and Sustainable Development Partnership that we established a few years ago remains an important platform of cooperation. It has encouraged other initiatives in the domain, especially in green hydrogen. Economic and technology collaboration is naturally at the heart of our relationship. भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत फिलीपींस के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं और लगातार हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी आगे बढ़ रहा है। फिलीपींस भारत की एक्ट ईस्ट नीति का अभिन्न हिस्सा है। Our relationship has also been a natural beneficiary of India's Act East policy. As we engage ever more closely with the ASEAN and nations beyond, let me recognize that the Philippines is the country coordinator for India. This important anniversary is both a celebration of what we have achieved and a reminder of what lies ahead. Our friendship is truly an enduring one that is now poised to move to a higher orbit. On this occasion, let me thank all those who have contributed to its evolution and let me wish it all success for its future. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर तक 3 देशों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री के मुताबिक पीएम मोदी 18 से 19 नवंबर को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के निमंत्रण पर रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों पर भारत का दृष्टिकोण सामने रखेंगे और भारत द्वारा आयोजित G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के अहम पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। Prime Minister Shri Narendra Modi will be embarking on a three-nation visit on Saturday, the 16th of November. He'll go to Nigeria, to Brazil, and to Guyana. The visit to Brazil is for the 19th G20 summit that's being held on the 18th and 19th of November. This is the Prime Minister's third official visit to Brazil. He has visited there earlier in 2014 and then subsequently in 2019. Both occasions were for the BRICS summits that were being hosted by Brazil in those years. This particular G20 summit is also going to be a very special summit because it will be the first time that the African Union will take its place in the G20 grouping as a member. प्रधानमंत्री मोदी 16 से 17 नवंबर को नाइजीरिया का दौरा करेंगे, जो भारत के प्रधानमंत्री की 17 वर्षों में पहली नाइजीरिया यात्रा होगी। प्रधानमंत्री की यात्रा नाइजीरिया के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर होगी। ये प्रधानमंत्री की पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र की पहली यात्रा है। नाइजीरिया यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना है। नाइजीरिया में ऊर्जा, स्वास्थ्य और आर्थिक साझेदारी को लेकर कई समझौतों की उम्मीद की जा रही है। Ceremonial welcome on the 17th November at the President Villa. He will have a one-on-one meeting with President Tinubu thereafter, and then the delegation level talks will review bilateral relations, the entire gamut of it, and thereafter will also explore avenues to further expand and enhance the relationship
During the delegation talks, there will be exchange of memorandum of understandings, about 5 of them. Some of them are still work in progress, but broadly covering areas of culture, geological survey, the digital public infrastructure, customs, traditional medicine, audiovisual cooperation. Prime Minister will interact with the Indian diaspora at the community event later that afternoon before he will move on to Rio that evening. प्रधानमंत्री मोदी 19 से 21 नवंबर को गुयाना की राजकीय यात्रा करेंगे, जो भारत के किसी प्रधानमंत्री की 1968 के बाद पहली गुयाना यात्रा होगी। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के मुद्दों पर चर्चा होगी। From Rio, Honorable Prime Minister will be undertaking a visit to Guyana from the 19th to the 21st of November at the invitation of His Excellency President Mohammad Irfan Ali. This is a visit by an Indian Prime Minister after more than half a century. During the visit, Prime Minister will have delegation-level talks with His Excellency President Irfan Ali. He will also address the National Assembly of Guyana, and he will also address the diaspora. The Indian diaspora in Guyana arrived in 1838, so it is more than 180 years since there has been an Indian presence in Guyana. Today, roughly 40% of the population of 800,000 is of Indian origin, and they are a vital link between our two countries. गेमिंग, एनिमेशन और मनोरंजन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया है। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने हैदराबाद में इंडिया गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस IGDC के उद्घाटन समारोह में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने IICT की स्थापना के लिए ज़मीन दे दी है। इस संस्थान की स्थापना PPP मॉडल पर की जाएगी। इसमें फिक्की व CII की 52% और केंद्र सरकार की 48% की भागीदारी रहेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक मीडिया और मनोरंजन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी केवल 2% है, जबकि प्रतिवर्ष इसके 20% की दर से बढ़ने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और गेमिंग, एनिमेशन और मनोरंजन में रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ क्षेत्रीय केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से एक हैदराबाद में है। Indian Cabinet has announced the setting up of the Indian Institute of Creative Technologies. It's actually going to be a center of excellence for animation, visual effects, gaming, and this Indian Institute of Creative Technologies is going to be a very important pillar for not just the skills requirement of the industry, but at the same time it will act as an incubator for allowing some of these individual innovators to become startups and enterprises of the future. सूचना एवं प्रसारण सचिव ने कहा कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 230 स्थानीय निजी FM रेडियो चैनलों की नीलामी की जा रही है। नीलामी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। There are a lot of small towns where we don't have private FM channels. Union Cabinet has cleared certain towns where private FM channel is now going to be made available. In small towns, about 1 lakh population towns, there are many of such towns in Telangana, and we are now also going to have an industry roundtable. We have already issued the expression of interest, and we have invited participants, we have invited industry partners to participate in the auction that is likely to be completed, to be conducted next month, and again would be completed fully by January end and February mid. So that would provide radio coverage, FM radio coverage to many small towns which do not have such a facility right now. संजय जाजू ने कहा कि प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म 20 नवंबर से शुरू हो रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर लॉन्च किया जाएगा। Hopeful that for 20th of November, during the inaugural event for the Goa, the Indian International Festival of India in Goa,
we are going to be starting the OTT. This is not just streaming material, but it also will carry a lot of live channels. This OTT is also going to be carrying lot of archival material. We have very good archival material available in the form of documentaries. There are a lot of publications which are available. So we are combining all this together, the entire archival material and the media material available, and all this is going to come out through the OTT. Well, you get to hear of it when the inaugural date comes in. दरअसल गोवा में 20 से 28 नवंबर तक 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होने वाला है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने फिल्म उद्योग से महोत्सव में भाग लेने की अपील की है। संजय जाजू ने तेलुगु फिल्म उद्योग से भी महोत्सव में आने और अपने अनुभव साझा करने का आग्रह किया है। We have come here for 4 purposes. Importantly, sending out the invite for the International Film Festival of India, which is going to happen in Goa starting 20th November. We had a very good meeting with all the film councils and chambers and producers, and I'm sure that participation from the Telugu film industry will be good. गोवा में आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 2024 में 15 चयनित फिल्में प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड के लिए आपस में भिड़ेंगी। इन 15 फिल्मों में 12 इंटरनेशनल फिल्में और 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं। गोल्डन पिकॉक अवार्ड दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म अवार्ड्स में से एक है। गोल्डन पिकॉक की रेस में भारत की ब्लेसी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म द गोट लाइफ, निखिल महाजन की मराठी क्राइम थ्रिलर राव साहब और आदित्य सुहास जम्भाले की हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 शामिल हैं। इसके अलावा ईरान की फेयर एंड ट्रेम्बलिंग, तुर्की की गुलिजार, फ्रांस की होली काव, स्पेन की आई एम नेवेंका, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की पैनोप्टिकॉन, सिंगापुर की पियर्स, ट्यूनीशिया की रेड पाथ, कनाडा और फ्रांस की शेफर्ड, रोमानिया की द न्यू ईयर दैट नेवर कम, लिथुआनिया की टॉक्सिक, चेक गणराज्य की वेब्स, ट्यूनीशिया और कनाडा की हु डू आई बिलोंग टू भी गोल्डन पिकॉक अवार्ड की रेस में है। चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर एक शख्स ने चाकू से कई वार कर दिए, जिसमें ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर बालाजी जगन्नाथ गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। कथित तौर पर यह हमला आरोपी विघ्नेश की मां को लेकर हुआ, जो एक कैंसर रोगी थी। तीखी बहस के दौरान विघ्नेश ने चाकू निकाला और डॉक्टर पर वार किया। इस घटना पर चिकित्सा संघों ने आक्रोश व्यक्त किया है। इस संबंध में डॉक्टर एसोसिएशन ने आपातकालीन सेवाओं को बनाए रखते हुए हड़ताल की घोषणा की है। डॉक्टरों के संगठन फाइमा और TNRDA ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। BSNL ने डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस की शुरुआत की है। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या को दूर किया जा सकेगा। पिछले महीने इंडियन मोबाइल कांग्रेस ने इस सर्विस को पेश किया था। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में BSNL की डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस की शुरुआत की घोषणा की है। इस सर्विस से स्मार्टफोन को सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होगी। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 14 नवंबर को नई दिल्ली में एक दिवसीय वित्त आयोग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया करेंगे। सम्मेलन का विषय विकास के लिए हस्तांतरण है। इसका उद्देश्य RLV के निधि आवंटन में राज्य वित्त आयोगों की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। अखिल भारतीय शोधार्थी सम्मेलन यानी विजन फॉर विकसित भारत 2024 इस बार गुरुग्राम में 15 तारीख से होने जा रहा है, जिसे भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम के लिए 10 लाख छात्रों को संपर्क किया गया और इस कार्यक्रम की योजना 2022 से बननी शुरू हुई थी। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर RSS प्रमुख मोहन भागवत, कैलाश सत्यार्थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई शिक्षा जगत की हस्तियां मौजूद रहेंगी। भारतीय शिक्षण मंडल के सहयोग से हो रहा ये कार्यक्रम 3 दिन चलेगा। विद्यार्थियों से शोध पत्र मांगे। 1,65,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने इसके लिए अपने रजिस्ट्रेशंस किए
और हमारी जो पहुंच है वो 10,000 इंस्टीट्यूशंस तक गई और लगभग 10 लाख विद्यार्थियों के साथ हमने संपर्क किया। और जब 10 लाख विद्यार्थियों के साथ संपर्क किया तो उसमें से 1,65,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने इसमें रुचि दिखाई कि हम इसमें अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। तो 6,000 के लगभग फिर शोध पत्र हमारे पास आए और इन 6,000 शोध पत्रों को हमारी एक बहुत उच्च स्तरीय समिति ने जांचा, परखा और उसमें से 1,200 शोधार्थियों को हमने यहाँ दिल्ली में 15, 16 और 17 नवंबर को एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया है। विविभा 2024 के बारे में बताते हुए सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि इस कार्यक्रम में कुल 10 लाख छात्रों से संपर्क किया गया, जिसमें से 1,65,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और कुल 11 विषयों पर इन छात्रों के तकरीबन 6,000 शोध पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 1,000 शोध पत्र केंद्रीय कमेटी द्वारा चुने गए। गौरतलब है कि इन्हीं शोध छात्रों को 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। इस सम्मेलन में शोध छात्रों में 537 महिलाएं भी शामिल हैं। 1969 में भारतीय शिक्षण मंडल की स्थापना हुई और इसी उद्देश्य से हुई कि एक ऐसा संगठन हो जहां पर विद्यार्थी, शिक्षक, शोधार्थी, इसके साथ ही संस्थाओं को चलाने वाले प्रबंधक, समाज के अन्य क्षेत्र के लोग जो भी शिक्षा के बारे में सोचते विचारते हैं, एक साथ एक मंच पर आएं और इस बात की कोशिश करें कि कैसे हम हमारी शिक्षा व्यवस्था में भारतीयता ला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश के साथ दुनिया भर में है। अमेरिकी दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस ने पीएम मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक स्तर पर सभी राजनीतिक पक्षों के साथ बात करने में सक्षम बताया। साथ ही मार्क मोबियस ने कहा कि अपने इन प्रयासों के लिए वो नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। मार्क मोबियस का कहना है कि उथल पुथल भरी इस दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेषकर पश्चिम एशिया और रूस यूक्रेन संघर्ष में एक शांति दूत बन सकते हैं। मोबियस ने यह भी कहा कि पीएम मोदी एक महान नेता होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। मोबियस ने अपने और पीएम मोदी की समानताओं में पीछे की ओर न देखते हुए आगे की ओर देखना और विश्व स्तर पर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अधिक आशावादी होना बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक कद आने वाले समय में और बढ़ेगा। उनके अंदर दुनिया के हर देश के साथ उचित संवाद करने की काबिलियत है। ये बात उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इससे संगठित अपराध पर शिकंजा कसने और अपराधियों में कानूनी नतीजों का डर पैदा करने में मदद मिलेगी। वहीं विपक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से राज्य में बुलडोजर आतंक और जंगल राज खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में होने वाली बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश तय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को कानून का उल्लंघन बताया। देश भर में अपराधियों और अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी होने पर भी आप किसी का भी घर गिरा नहीं सकते। सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने कहा कि किसी भी कीमत पर जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जब किसी का घर गिराया जाता है तो ये उस परिवार के सभी सदस्यों पर सामूहिक दंड के बराबर है, जिसे संवैधानिक प्रावधानों के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर घर छीन लिया जाता है तो प्रशासन को यह दिखाना होगा कि ऐसा करना अंतिम उपाय था। ये फैसला जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया। भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कानून का पालन करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये जो विषय आया है यह कोई एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। स्वाभाविक रूप से आज भारतवर्ष में कानून का राज है, संविधान का राज है। जो भी यहां होता है संविधान के अनुसार होता है और अगर कुछ संविधान के अनुसार नहीं होता है उसके लिए भी प्रावधान है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच विभिन्न दलों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है,
ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का हम सब लोग सम्मान करते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत पूरा देश करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर दायरा सीमित कर दिया है। अब कानून का पालन करते हुए बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस भेजना होगा। ये नोटिस विधिवत तरीके से भेजा जाएगा। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि अफसर खुद जज नहीं बन सकते। अगर किसी का घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक प्रचारों की रोकथाम और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा पिछले दिनों में करीब 45 कोचिंग संस्थानों को नोटिस भी जारी किए गए हैं और करीब 54,67,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नए दिशा निर्देश कोचिंग संस्थानों की मनमानी, भ्रामक प्रचार और झूठे दावों पर रोक लगाएंगे। देश भर में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हजारों लाखों युवाओं के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कोई भी संस्थान भ्रामक प्रचार और झूठे दावे नहीं कर पाएंगे। दिशा निर्देशों में ऐसे सफल अभ्यर्थियों के खिलाफ भी कार्रवाई के प्रावधान हैं जो किसी कोचिंग संस्थान में बिना पढ़े ही उसका झूठा प्रचार करेंगे। एडवर्टाइजमेंट्स में पूरी तरह से शुद्ध रूप से जो तथ्यात्मक बात है वो एज इट इज़ रखी जाए। ये गारंटीड सक्सेस और हमारा इतना परसेंटेज ऑफ सक्सेस है, ये सब नहीं कहा जाए। ये तभी कहा जाए जब आप उसको एविडेंस के माध्यम से सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। दूसरा ये कि कई जगह पे हमने ये भी देखा कि जो छात्र सफल होते हैं बिना उनका रिटन कंसेंट लिए ही उनके चेहरे साल दर साल लगातार वो यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें ये भी प्रावधान लाया गया कि परीक्षा जब समाप्त हो जाए, जब उनका रिज़ल्ट आ जाए, उसके बाद उनका अलग एक रिटन कंसेंट लिया जाए। नए दिशा निर्देशों में ऐसे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो सफलता के फर्जी दावे करेंगे, कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों के बारे में झूठा प्रचार करेंगे और परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों की सहमति के बिना उनका संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए उपयोग करेंगे। कोचिंग संस्थानों को उनके द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं की सही जानकारी भी पहले ही देनी होगी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 50 लाख रुपए के जुर्माने और कोचिंग संस्थान की मान्यता रद्द करने के भी प्रावधान किए हैं। जाहिर है दिशा निर्देशों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा होगी और कोचिंग संस्थान बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। टीम के पाकिस्तान ना जाने पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सुरक्षा एक बड़ा मसला रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में ना जाने को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने रुख पर कायम है। बीसीसीआई ने पहले ही साफ कर दिया है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होगा। वैसे बीसीसीआई के इस रुख के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हड़कंप मच गया है। देखा जाए तो पाकिस्तान में सुरक्षा का मुद्दा काफी बड़ा रहा है। साल 2009 में लाहौर में श्रीलंका की टीम पर आतंकवादी हमला हुआ था, जो क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा काला अध्याय है। इतना ही नहीं, सुरक्षा कारणों के ही चलते भारत ने एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल में ही खेला था। Well, I think the decision taken by the government not to go to Pakistan, I think is the right one, because we all know the security issues there in Pakistan prevailing at the moment, in the past as well. We know what happened in Lahore, and these are things that are really important for the ICC, for the respective boards as well.
I think the security of the players is of paramount importance, and if the players aren't safe or if they're not feeling safe, I think we have all the right not to go there. वर्तमान परिस्थितियों के बीच यूएई के अबू धाबी या साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी कराई जा सकती है। वैसे भारतीय टीम के पाकिस्तान न जाने के इस मसले को इस बात से भी समझा जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान नवाब पटौदी ने 1987 के विश्व कप को पाकिस्तान के साथ साझा करने पर भी सवाल उठाए थे। दरअसल पटौदी ने अपने लेख के माध्यम से लिखा था कि भारत अकेले मेजबानी करने का माद्दा रखता था, लेकिन पाकिस्तान ने आईसीसी में उस वक्त अपनी लॉबी के माध्यम से 1987 के विश्व कप की साझा मेजबानी हासिल की थी। ऐसे में भारतीय टीम का ये फैसला पूर्व में हुई इन बातों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जहां सुरक्षा के साथ समझौता न करने की बात सबसे ऊपर है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। दिल्ली में 15 नवंबर से चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में 28 राज्य इकाइयों के 1500 से अधिक एथलीट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल में भाग लेंगे। प्रतियोगिता में 186 इवेंट होंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए अंडर वाटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव डॉक्टर तपन पाणिग्राही ने बताया कि फिन स्विमिंग को लेकर प्रतिभागियों में ज़बरदस्त उत्साह है और इस बार प्रतियोगिता का एक अलग ही चेहरा देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम हमने गोवा में किया था, उस समय 21 का स्टेट पार्टिसिपेट किया था, मे बी 600 or 700 पार्टिसिपेंट्स वाज देयर इन डिफरेंट एज कैटेगरी। बट नाउ 22nd में पुणे में जब हुआ था तब ये नंबर काफ़ी बढ़ चुके थे और नंबर भी काफ़ी बड़ा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार मुलाकात की। बैठक में सबसे पहले बाइडेन ने बात की और सत्ता के सुचारू हस्तांतरण के महत्व पर जोर दिया। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि राजनीति कठिन है, लेकिन उन्होंने सुचारू हस्तांतरण के लिए जो बाइडेन को धन्यवाद दिया। इस पर बाइडेन ने कहा कि आपका स्वागत है। रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेट प्रशासन से रिपब्लिकन खेमे को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जाएगी। इस बात को लेकर औपचारिक सहमति बन गई है। वहीं अमेरिका में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी है। विदेश मंत्री और एनएसए सहित दूसरे विभागों के मुखियाओं की घोषणा के बाद अब ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट एक्स के मालिक एलोन मस्क को अपनी टीम में लिया है। वहीं एक न्यूज़ चैनल के एंकर को अपना रक्षा मंत्री बनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। नियुक्तियों के क्रम में सबसे ज्यादा चर्चा सरकारी दक्षता विभाग की है। पहली बार स्थापित किया जा रहा ये महत्वाकांक्षी विभाग विश्व के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क और भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को सौंपा गया है। अमेरिकी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन और लालफीता शाही से छुटकारे में इस विभाग की अहम भूमिका होगी। ये विभाग संघीय सरकार में सुधार, गैर जरूरी विभागों को खत्म करने, फिजूल खर्ची को कम करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का जिम्मा संभालेगा। चुनाव में ट्रंप विल फिक्स इट बेहद लोकप्रिय नारा था। इसका अभिप्राय अमेरिकी जनता को आश्वस्त करना था कि वो सत्ता में वापसी करके व्यवस्था में व्यापक सुधार और उसकी दक्षता का विस्तार करेंगे। माना जा रहा है कि इस दिशा में एलन मस्क और विवेक रामास्वामी की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। ट्रंप ने इन्हें 4 अप्रैल 2026 तक काम निपटाने को कहा है। इसी दिन अमेरिकी आज़ादी दस्तावेज पर हस्ताक्षर की 250वीं वर्षगांठ है। ट्रंप प्रशासन में रक्षा मंत्रालय किसको मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें थीं। ट्रंप ने इसके लिए पीट हेग्सेथ पर भरोसा जताया है। यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता और पश्चिम एशिया संकट जैसे हालात को देखते हुए पीट हेग्सेथ की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। फिलहाल फॉक्स न्यूज में एंकर के तौर पर कार्यरत पीट हेग्सेथ पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। वो सैनिकों के 2 वकालत समूहों के पूर्व प्रमुख भी हैं। अमेरिकी विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति माइक हक्कबी की है, जिन्हें इजराइल में अमेरिकी राजदूत बनाया जाएगा। उनकी ख्याति इजराइल के कट्टर समर्थक की है। वो पश्चिमी तट में इजरायली बस्तियों के विस्तार की खुलकर हिमायत करते हैं। ट्रंप प्रशासन में जॉन रेडक्लिफ CIA चीफ होंगे। वो अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। ट्रंप की टीम में सभी नियुक्तियां मजबूत विदेश नीति और दूरगामी आंतरिक सुधारों के ट्रंप के वादों के अनुरूप नजर आ रही हैं।
चीन को अब पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर भरोसा नहीं रह गया है। पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में चीन चाहता है कि पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए चीनी सुरक्षा बल तैनात किए जाएं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने खबर दी है कि इस सिलसिले में पाकिस्तान में चीनी सुरक्षा बल तैनात करने के लिए चीन लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। पाकिस्तान के कई शहरों और बलूचिस्तान में अपने नागरिकों पर लगातार हमलों से चिंतित चीन अब बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। चीन और पाकिस्तान इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि चीनियों की सुरक्षा के लिए चीनी सैनिकों को ही पाकिस्तान में तैनात किया जाए। पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक डॉन ने रॉयटर्स के हवाले से ये जानकारी दी है। बातचीत में शामिल सैन्य और सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि चीन ने इसको लेकर पाकिस्तान को लिखित प्रस्ताव दिया है। इसमें एक दूसरे की सुरक्षा और सैन्य एजेंसियों को भेजने का प्रावधान है। चीन कथित आतंक विरोधी अभियानों और साझा हमलों की मांग कर रहा है। चीन के प्रस्ताव पर अभी पाकिस्तान ने औपचारिक सहमति नहीं दी है, लेकिन इसको लेकर दोनों पक्षों में विस्तृत वार्ता चल रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में चीनी नागरिकों पर हमलों की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। इन हमलों के पीछे बलूचिस्तान स्थित संगठनों का हाथ रहा है। ये संगठन सीपैक जैसी चीनी परियोजनाओं के खिलाफ हैं। इनका मानना है कि ऐसे प्रोजेक्ट बलूच संसाधनों के दोहन के लिए हैं। संगठनों के अनुसार चीन पाकिस्तान मिलकर बलूचों को उनके संसाधनों से बेदखल कर रहे हैं। चीनी नागरिकों पर हमलों की घटनाएं अलग अलग हिस्सों में सामने आ रही हैं। 7 अक्टूबर को कराची हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमले में 2 चीनी नागरिक मारे गए थे। इससे पहले भी चीनी इंजीनियरों, चीनी भाषा सिखाने वालों और चीनी परियोजनाओं से जुड़े लोग निशाना बनते आए हैं। चीनी ठिकानों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान कदम उठा रहा है, लेकिन हमले हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। अकेले गवादर में ही सीपैक की सुरक्षा के लिए 15,000 से अधिक पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। उधर ऐसी खबरें भी हैं कि चीनी राष्ट्रपति विदेशी धरती पर अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित न कर पाने पर सवालों के घेरे में हैं। चीन के अंदर उन पर इसको लेकर दबाव है। अब देखना यह है कि चीनी सैनिकों की तैनाती का ये प्रस्ताव अमल में आता है या नहीं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।